हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत ग्रामर बुक का अध्ययन करेंगे और ग्रामर बुक में हम चैप्टर 14 चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आप लोग अपने सामने ग्रामर बुक निकालें और चैप्टर 14 अध्याय को खोलें, जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस पाठ के बारे में। इस पाठ के माध्यम से हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं सिलेबस से संबंधित कुछ बातें बता देती हूँ। सिलेबस में आप लोग अपने डायरी में नोट कर लिए होंगे और अगर नहीं नोट किए हैं तो अपने स्कूल ऐप पर सिलेबस जा चुका है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। एनुअल में जो चैप्टर है आपको वहाँ लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर 18, वो नंबर मिस्टेक हुआ है, वहाँ पर होगा चैप्टर 8। तो चैप्टर 18 काट कर आप वहाँ 8 लिख लीजिए। चैप्टर नेम सही है, चैप्टर नेम जो लिखा हुआ है आराम करो कविता का नाम है, तो आराम करो कविता वो नाम सही है, लेकिन नंबरिंग गलत है, इसलिए आप वहाँ पर चैप्टर 18 को काट कर चैप्टर 8 लिख दीजिएगा। चैप्टर 8 सही है, ठीक है। तो ये आपको सिलेबस से संबंधित कुछ सुधार करने थे जो कि मैं आपके समक्ष रखी। अब मैं इस चैप्टर से संबंधित बातें आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो आप चैप्टर खोलकर आप अपने बुक पर ध्यान दें। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग है क्या। भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे प्र, पड़ा, अप, सम आदि। यानी कहने का अर्थ है कि सार्थक यानी सही अर्थ देने वाले खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। भाषा का वह सार्थक और छोटा टुकड़ा जो किसी भी शब्द के आरंभ में यानी शब्द के शुरुआत में, आरंभ में मतलब शुरुआत में पहले या पहले लग कर उस शब्द के प्रारंभ में या शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। भाषा का वह सार्थक एवं छोटा खंड या छोटा टुकड़ा जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे प्र, परा, अप, सम, ये सभी जो मैं अभी बोली ये सारे उपसर्ग हैं। और जब ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं तो लगने के बाद वो नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू और फारसी के उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। 4 उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ जो 4 भेद आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो सबसे पहले आप जानो कि संस्कृत के उपसर्ग का मतलब क्या है। कहने का अर्थ है कि यह संस्कृत भाषा से इन शब्दों को हम संस्कृत भाषा से ये सारे उपसर्ग आए हैं और इनका प्रयोग हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा हिंदी के उपसर्ग, जिनका प्रयोग हिंदी भाषा
में हिंदी के उपसर्ग के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ ये हिंदी के ही उपसर्ग हैं, यानी ये हिंदी भाषा से ये उपसर्ग लिए गए हैं। तीसरा, उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग। उर्दू और फ़ारसी शब्दों से उर्दू और फ़ारसी भाषा से ये उपसर्ग जो हैं वो लिए गए हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है? हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा से कुछ उपसर्ग लिए गए हैं और उन उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग कहते हैं। तो ये आपने जाना कि ये उपसर्ग जो नाम दिए गए हैं, तो दरअसल इनके पीछे तथ्य क्या है, नाम क्यों दिए गए हैं। तो नाम देने का मुख्य तथ्य यही है कि ये संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, ये इन सभी भाषाओं से लेकर हम हिंदी भाषा में इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं और जिस तरह से यह उपसर्ग के भेद के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से उपसर्ग के 4 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू और फ़ारसी के उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम सबसे पहले जानेंगे संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में कुछ उपसर्ग संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत भाषा से कुछ उपसर्ग जो है लिए गए हैं और इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हिंदी भाषा में। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखो, अति। अति से शब्द बना है अतिकाल, अतिक्रमण, अतिशीघ्र, अत्याचार आदि। नेक्स्ट, अनु। अनु उपसर्ग, यह भी जो है वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इससे शब्द क्या बना है? अनुरूप, अनुपात, अनुसार, अनुच्छेद। चौथा, अ जो शब्द है ये संस्कृत के में से भी है। संस्कृत में भी यह जो है खंड उपसर्ग प्रयोग में आते हैं और हिंदी भाषा में भी उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। अ से शब्द क्या बना? अनाचार, अस्वीकार, अहिंसा, अनजान। अप से अपहरण, अप्रयोग, अपेक्षा, अपयश। अभि से अभिनंदन, अभिलाप, अभिशाप और अभिज्ञान। उप से उपाध्यक्ष, उपस्थिति, उपसंहार, उपकरण। और अधि से अधिराज, अधिनियम, अधिकार, अधिग्रहण। इस तरह से उपसर्ग को लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर फिर देखो, आ से आकाश, आरंभ, आगमन, आवेश। प्रति, प्रतिवर्ष, प्रतिशोध, प्रतिकूल, प्रत्येक। उच्च से उन्नति, उत्तम, उद्गम, उत्थान। प्र से प्रक्रिया, प्रवाह, प्रकाश, प्रारंभ। और फिर यहाँ पर देखो, विकास, विकार, विवाह और विधान। इस तरह से नए उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है और ये सारे जो उपसर्गों को मैंने अभी पढ़ा, ये सारे जो हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में भी देखो यहाँ अ जो है वो अक्षर तुम्हें देखने को मिल रहा है। अ अक्षर से क्या शब्द बना? अज्ञान, यानी ज्ञान मूल शब्द है। ज्ञान जो है मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा और अ उपसर्ग जुड़कर क्या बन गया? अज्ञान। अथाह, अथाह ये नया शब्द बना, अलौकिक। ठीक है। नेक्स्ट, अध। अध उपसर्ग से शब्द क्या बना? अधपका, अधजला। तो पका मूल शब्द हुआ, जला मूल शब्द है और इसमें अध उपसर्ग जुड़ा
यानी आगे जुड़कर जब नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसी तो उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि अध जो उपसर्ग है वह जला मूल शब्द है, और जला मूल शब्द के जब आगे जुड़कर वह शब्द नया क्या बन जाता है, अध जला, अध पका। इस तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अनजान, अनमना, अनमना, अनमोल। से 19, 19, 29 और औसत, अवगुण, औरत। फिर कु से कुरूप, कपूत, कुपंथ। सु से सुस्वाद, सुचारू, सुमार्ग। नि से निरोगी, निडर, निवेदन। यानी ये जो उपसर्ग हैं इनसे नए शब्दों का किस तरह से निर्माण हो रहा, वो देखो। भर, भर उपसर्ग है और इसमें पूर जो है वह मूल शब्द है, तो नया शब्द क्या बना, भरपूर। पेट मूल शब्द है, भरपेट हुआ। शक और भर उपसर्ग जुड़ा, भरसक। फिर नेक्स्ट है पर, परकीय, परदादा, परमार्थ। इस तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो इसमें ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है कि जो नए शब्द बने उनका सही अर्थ निकल कर आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द आप बना दो, शब्द हो लेकिन अर्थ सही निकल कर आए। अब नीचे देखेंगे नंबर 3 में अरबी फ़ारसी के उपसर्ग। हिंदी में कुछ उपसर्ग अरबी फ़ारसी से लिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अरबी फ़ारसी भाषाओं से ये उपसर्ग लिए गए हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सर। अब इसमें शब्द क्या बना, सरताज। ताज जो है वो मूल शब्द है और इसमें सर उपसर्ग जुड़ा तो नया शब्द क्या बनकर आया, सरताज। फिर देखो दार मूल शब्द है, सरदार। पंच मूल शब्द है, सरपंच। कार मूल शब्द है, सरकार। इस तरह से ये नए शब्दों का निर्माण होता है। ना, ना में नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। बे उपसर्ग से शब्द बना, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। हर शब्द हर उपसर्ग से बना, हर दिन, हर साल, हर एक और हर बार। बद उपसर्ग से नया शब्द क्या बनकर आया, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। खुश से नया शब्द बना, खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर उपसर्ग से बना, गैर कानूनी, गैर हाजिरी। अंग्रेजी के उपसर्ग। हिंदी में कुछ उपसर्ग जो हैं वो अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए। तो अंग्रेजी भाषा से प्रायः आपको ये शब्द सुनने को मिलता भी होगा, सब इंस्पेक्टर, इसके बाद डबल खुराक, फुल स्वेटर, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन। ये सब शब्द जो हैं आपको प्रायः कभी सुनने को मिलता है। तो ये आप जानो कि ये शब्दों का निर्माण हुआ कैसे है। तो ये शब्दों का निर्माण जो है वो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग से हुआ है। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग हिंदी भाषा में जब हम करते हैं तो उनसे ये शब्द निकल कर आता है। जैसे यहाँ पर देखो सब शब्द है, यानी अब इससे उपसर्ग नया शब्द क्या बना, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी।
डबल, डबल जो है वो अंग्रेजी उपसर्ग है। अब इससे नया शब्द क्या बना? डबल खुराक, डबल नाश्ता, डबल रोटी। फूल, फूल उपसर्ग से क्या बना? फुल स्वेटर, फुल शर्ट। वाइस उपसर्ग से वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन। तो ये जो अभी मैंने जो उपसर्ग पढ़े, ये सभी उपसर्ग जो है वो सब, डबल, फूल, वाइस, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। और जो नए शब्दों का निर्माण इन्हीं उपसर्गों के द्वारा हुआ है। तो अभी तक आपने क्या जाना? उपसर्ग है क्या? उपसर्ग में आपने क्या जाना? भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, जो किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ यानी शुरुआत या शब्द के पहले में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर दे, एवं उससे जुड़कर किसी नए शब्द का भी निर्माण कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे प्र, प्रा, अभी, आप, ये सारे उपसर्ग हुए। अब हम लोग अगला यानी नेक्स्ट जानेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय, ये उपसर्ग और प्रत्यय ये आप अंग्रेजी में भी, इस अंग्रेजी व्याकरण में भी आप पढ़ते हैं, जिसको आप किस रूप में जानते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, अंश टुकड़ा, जो किसी शब्द के अंत में लगकर। अब देखो बच्चों, मुख्य पहचान क्या है उपसर्ग और प्रत्यय में, या मुख्य अंतर यूँ कहो। उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है। लेकिन प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में, शब्द के अंत में यह जुड़कर या लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। फिर से मैं एक बार परिभाषा पढ़ देती हूँ। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समाज प्लस इक, समाज प्लस इक, सामाजिक। नया शब्द क्या बना? सामाजिक। ठीक है। अब प्रत्यय के भी भेद होते हैं। जैसे कि उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, आपने पढ़ा भी। कौन कौन से थे? तो उपसर्ग के थे संस्कृत के उपसर्ग, इसके बाद हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, और लास्ट में अंग्रेजी के उपसर्ग। और यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इन्हें कृदंत भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम कृदंत भी है। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत भी है। जो शब्दांश क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं,
उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत भी है। कृत प्रत्यय के प्रकार, अब यहाँ पर देखो कृत प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, पहला प्रकार में क्या है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्यय को लगाने से कर्ता का बोध होता है उन्हें कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि ये प्रायः कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा शब्द। और जिन प्रत्यय को लगाने से कर्ता का बोध होता है, और इन प्रत्ययों के लगाने से किसका बोध होता है? कर्ता का। उदाहरण के तौर पर अब यहाँ देखो प्रत्यय का दिया हुआ है अक, इसके बाद बड़ा ऊ, एरा, वाला, अन, आड़ी, आवा, ये प्रत्यय हैं। अब इसमें शब्द जुड़ने के बाद यह कर्ता का शब्द बन जाता है, यानी यह संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। लेखक, नायक, गायक, पाठक, कमाऊ, चलाऊ, बिकाऊ। लुटेरा, बसेरा, वाला प्रत्यय से पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखवाला। अन प्रत्यय से उलझन, अकरन, फिसलन। आड़ी प्रत्यय से खिलाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी। और आवा प्रत्यय से छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। तो इस तरह से ये नए शब्दों का निर्माण होता है। और वे शब्द क्या होते हैं? प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं। इनमें अधिकांशतः संज्ञा शब्द होते हैं। दूसरा है क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय। और दूसरा प्रत्यय कौन सा है? क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनको लगाने से कर्म का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं। ये प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं। ऐसे प्रत्यय जिनको लगाने से कर्म का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे प्रत्यय जिनको लगाने से कर्म का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। और ये प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं। इसमें भी अधिकांशतः जो है वो संज्ञा शब्द ही होते हैं। बिछौना, खिलौना, यानी औना प्रत्यय से शब्द क्या बना? बिछौना और खिलौना। ना प्रत्यय से सूंघना, पढ़ना, खाना। नेक्स्ट नी प्रत्यय से शुभनी, छलनी। गा प्रत्यय से जाएगा, खेलेगा। तो ये हुए कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण। नेक्स्ट है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनको लगाने से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे प्रत्यय जिनको लगाने से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर देखो आगे पेज नंबर 91।
पेज नंबर 91 में देखो। इसमें आ प्रत्यय से भटका, झूला, भूला, झूला। बड़ा ऊ प्रत्यय जब लगा तो उसमें एक नया शब्द क्या बनकर आया? झाड़ू। बड़ी ई में रेती, फांसी, भारी, धुलाई। ये बड़ी ई ये प्रत्यय है, बड़ी ई सिर्फ लिखा हुआ, लेकिन यह एक प्रत्यय है जो कि शब्द के अंत में लगकर नया शब्द क्या बनता है? रेती, फांसी, भारी, धुलाई। न प्रत्यय से बेलन, झारन, बंधन। और नी प्रत्यय से कर्तनी, सुमिरनी, छलनी, फुकनी। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब इसकी पहचान क्या है कि इन प्रत्ययों के लगने से किसका निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पे अन प्रत्यय है, इससे संज्ञा शब्द क्या बना? लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन। ती, गति, रति, मति। जय, लेख, विचार, माण। नेक्स्ट, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उपसर्ग और प्रत्यय, इसे घर पर रीडिंग डालें और पढ़कर समझने का प्रयास करें। और साथ ही साथ किस तरह से शब्दों यानी मूल शब्द में उपसर्ग जुड़कर कैसे नए शब्द बनाएं, और प्रत्यय में प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, तो शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़कर किस तरह से नए शब्दों का निर्माण करता है वो भी समझने का प्रयास करें। अगर समझ में ना आए तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं कोई डाउट हो या कोई दुविधा हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है आवा प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बना? भुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। तो ये भूल मूल शब्द है। छ, दी, बू और च। इस तरह से शब्दों का निर्माण हुआ। आई उपसर्ग से कमाई, चढ़ाई, लड़ाई, सिलाई, कटाई। आहट, घबराहट, चिल्लाहट। आवट से सजावट, बनावट, रुकावट। और ना से लिखना, पढ़ना। आन, उड़ान, मिलान, चढ़ान। आओ, चढ़ाओ, घुमाओ, कटाओ। नेक्स्ट है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया का बोध कराते हैं क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया का बोध कराते हैं क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय में देखो कौन कौन से प्रत्यय हैं? ता, या, आ, ना, कर। शब्द बना क्या? डूबता, बहता, चलता। ये सारे क्या है? क्रिया शब्द हैं। खोया, बोया, सूखा, भूला, बैठा, दौड़ना, सोना, जाकर, देखकर। तो ये सभी क्रिया शब्दों में यह प्रत्यय जुड़कर नए शब्दों का निर्माण किए। और कृदंत प्रत्यय की पहचान क्या है? तो ये
प्रत्यय जो है वो क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, कृदंत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय कहें या कृत प्रत्यय कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कृत प्रत्यय कहो या कृदंत कहो, दोनों का अर्थ समान है। तो कृत प्रत्यय या कृदंत जो है वो क्रियाओं के अंत में लगते हैं, यानी ये शब्दांश जो हैं वो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ है कि ये क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं और जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिस कारण इस प्रत्यय का नाम भी है कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। और अभी तक हमने कृदंत प्रत्यय के भेदों के बारे में पढ़ा। उनमें क्या क्या था? कृतिवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय, यानी पांच जो कृत प्रत्यय के भेद हैं वे कितने हैं? 5 हैं। याद रखिएगा, इनसाइड क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये भी आपको जानना ज़रूरी है। चैप्टर से संबंधित हर छोटी छोटी बातें समझने का प्रयास करें, जानें, क्योंकि PA2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो चैप्टर से यानी चैप्टर से संबंधित वो भी इनसाइड क्वेश्चन रहेंगे, अंदरूनी प्रश्न रहेंगे, और उसके आधार पर आपको उत्तर देने हैं। 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। उन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को आंसर देना है। नेक्स्ट है क्या? तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसकी पहचान ये समझ लो। सबसे मुख्य बातें जो जानने वाली है वो अभी है कि तद्धित प्रत्यय की पहचान क्या है। तो तद्धित प्रत्यय की पहचान है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसकी पहचान क्या है तद्धित प्रत्यय की? कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ते हैं, यानी लगते हैं, और तब ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संज्ञा शब्द हो, विशेषण शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, उन्हीं में तद्धित प्रत्यय शब्द जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और कृत प्रत्यय की क्या पहचान थी? कि ये क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं। ठीक है, दोनों की पहचान आप समझें। कृत प्रत्यय की पहचान है कि ये क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय की पहचान है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जुड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के प्रकार, तो तद्धित प्रत्यय के भी कितने देखो प्रकार दिए, भेद दिए गए हैं। कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय और अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। ये कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय भी हैं। कृतिवाचक में कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतिवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आड़ प्रत्यय क्या है? आड़। अब इसमें शब्द में जुड़ा लोहार, सुनार, दुधार। नेक्स्ट है कार, अधिकार, कथाकार, पत्रकार, वाला में अखबार वाला, सब्जी वाला, कारी, आक्रमणकारी, क्रांतिकारी, हारा, लकड़हारा, पनिहारा, और गर, कारीगर, जादूगर, बाजीगर। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है।
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय संबंध का बोध कराते हैं प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इससे क्या होता है कि संबंधित जो हैं वो बातें व्यक्त की जा रही है। जैसे नहीं होता कि यह चचेरा मेरा भाई है या फुफेरा मेरा भाई, जिसमें संबंध व्यक्त होता हो। तो कहने का अर्थ है कि जो प्रत्यय संबंध का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। आल ससुराल, ददिहाल ननिहाल, ओई बहनोई नंदोई, और जा से भतीजा जीजा भांजा। तो बच्चों आज मैं यहाँ तक इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगी ताकि आप यहाँ तक घर पर पढ़ें, पहले पढ़कर समझने का प्रयास करें। जो जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ उपसर्ग और प्रत्यय, इसको घर में रीडिंग डालकर चैप्टर को समझें, परिभाषा याद करें, इनसाइड क्वेश्चन जो उपसर्ग के भेद हैं, प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय क्या है, उनके कितने भेद होते हैं, भेदों को आपको जो नाम है उसे भी याद रखने हैं। इनसाइड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर समझना है। अगर इस चैप्टर में कहीं कोई दुविधा आपको महसूस हो तो आप मुझसे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि इस चैप्टर से संबंधित जो बातें, मुख्य बातें थी, उनको मैंने आपके सामने रखा, आप उसे ज़रूर समझे होंगे।